नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार शर्मा आप सभी के सामने एक बार पुनः उपस्थित हूं हमारे YouTube चैनल एडवांस नॉलेज लर्निंग सेंटर एजू हब में। आज हम बात करेंगे क्राउन के शासनकाल में बने हुए अधिनियमों के बारे में। देखिए, अभी हमने पहला पार्ट जो करा था इंडियन पॉलिटी का, जिसमें हमने भाग 1 लिया था अधिनियम एक्ट्स, उसी के तत्वाधान में हमने शुरुआत की थी पहले भाग में कंपनी के शासनकाल में बने अधिनियमों की, कि कंपनी शासनकाल में सन 1773 से लेकर सन 1853 तक जितने भी एक्ट बने, उन सभी एक्ट के बारे में अपन ने डिस्कशन किया था। और एक वर्ड निकल के आया था भारत का संवैधानिक विकास कालक्रम, जिसको कि 1773 से लेकर 1947 के अधिनियम तक शब्द को मिलाकर कहा जाता है, क्योंकि इसने ही भारत के संविधान निर्मात्री सभा को एक प्रोसेस दिया था, एक तरीका दिया था कि कैसे आप काम करें। ठीक है, तो उसी के बेस पर अगर हम बात करें तो उसी के बेस पर हम आगे बढ़ते हैं। और आज हम बात करेंगे अपने भाग फर्स्ट के पार्ट 2 की, या यूं कहिए क्राउन के शासनकाल में बने अधिनियमों की। देखिए, क्राउन का जो शासनकाल था वो इसलिए आया क्योंकि 1857 में क्रांति हो गई। और 1857 की क्रांति क्यों हुई? क्योंकि 1857 की क्रांति का एकमात्र जो कारण था वो था कि कंपनी के शासन से अब भारतवासी खफा हो गए थे। कुछ ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से कंपनी का शासनकाल अब भारतीय नहीं चाहते थे, और ये बात ब्रिटिश संसद समझ गई। 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने एक अच्छे शासन के लिए, कि भारत में जो शासन है उसको अच्छा बनाए हम, उसके लिए फिर उनको क्या करना पड़ा, एक अधिनियम पारित करना पड़ा। और वही अधिनियम कहलाया सन 1857 के बाद आने वाला 1858 अधिनियम, और उसे बना बोला गया भारत शासन अधिनियम सन 1858। तो हम अब कंपनी के शासनकाल में अधिनियमों को समाप्त कर चुके थे 1853 में। अब 1858 से लेकर 1947 तक जो भी एक्ट आएंगे वो सारे के सारे एक्ट जो हैं वो आपके होंगे कंपनी के शासनकाल के बाद क्राउन के शासनकाल। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं क्राउन या ताज का शासन, जो कि सन 1858 से लेकर 1947 तक रहा, लगभग 90 साल रहा। और इन 90 साल में जो जो अधिनियम उन्होंने पारित किए हमारे देश में शासन के लिए, हम उनके बारे में धीरे धीरे डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज अपने पहले अधिनियम सन 1858 अधिनियम, जिसे कहा जाता है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। देखिए, चूंकि 1857 की क्रांति हो गई थी, 1857 की क्रांति के बाद अब ब्रिटेन को यह चाहिए था कि भाई भारत में एक अच्छा शासन कैसे लगाए, कैसे उनको खुश किया जाए भारतीयों को। तो उसके लिए उन्होंने अधिनियम बनाया। इसलिए इस अधिनियम को बोला जाता है भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। क्या बोला जाता है? भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। ठीक है, तो भारत में शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी इसे कहा जाता है। अब हम बात करते हैं, देखिए शासन को अच्छा बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए। तो सबसे पहला जो प्रयास किया गया वो करा गया कि भारत में जो गवर्नर जनरल का पद था उसे समाप्त कर दिया गया। भारत में जो गवर्नर जनरल का पद था उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब उसकी जगह वायसराय का एक नया पद सृजन किया गया या सर्जित किया गया, कि अब भारत में गवर्नर जनरल नाम का कोई व्यक्ति नहीं होगा। अब भारत में होगा तो वो होगा वायसराय, जो कि किसका प्रतिनिधित्व करेगा? ब्रिटेन की संसद का प्रतिनिधित्व करेगा भारत के अंदर। ठीक है, इसके साथ साथ एक नए पद का सृजन किया गया, और उस नए पद को बोला गया भारत सचिव। ठीक है,
तो भारत सचिव का पद भी इसी अधिनियम में सृजित किया गया, जो कि आज के तत्कालीन समय का भारत सचिव आज का प्रधानमंत्री है भारत का। या यूं कह सकते जो भारत सचिव का पद आया उसी ने आगे चलकर भारत में प्रधानमंत्री का पद सृजित कर दिया। ठीक है, तो भारत सचिव आया तो भारत परिषद बनी, गृह सरकार का एक सृजन हुआ। क्योंकि देखिए अब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति यही सरकार बनाते हैं, तो अब भारत सचिव बना, भारत का सचिव। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, गृह सरकार का प्रादुर्भाव हुआ, एक प्रावधान सा आया कि अब गृह सरकार बनेगी, अब घर की सरकार होगी। भारत सचिव जो है वो अपने काम का ब्यौरा कहां देता था, ब्रिटेन की संसद को। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन की जो संसद है उसमें जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उसी के पदभार वाला मंत्री था। मतलब ये भी एक कैबिनेट मंत्री था जो वहां का था, भारत में भारत सचिव बनकर आया था। ठीक है, तो वायसराय का पद सृजित हुआ और वायसराय के पद के बाद भारत सचिव का पद भी सृजित किया गया। ठीक है, तो देखिए जो भारत के प्रथम वायसराय बने वही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे उस समय, कंपनी के शासनकाल के अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के शासनकाल के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो हम बात करें तो वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ये थे भारत के प्रथम वायसराय और कंपनी के शासनकाल के अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, देखिए भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो आएगा 1947 में, उसमें क्या होगा, वायसराय का पद फिर खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि वायसराय किसका प्रतिनिधित्व कर रहा था, ब्रिटेन का, और ब्रिटेन का शासनकाल स्वतंत्रता अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया जाता है। तो इसलिए वापस से किसका पद सृजित हो जाता है, गवर्नर जनरल का। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजा गोपालाचारी रहे। ठीक है, तो इसलिए यहां पर यह बात ध्यान रखने योग्य है कि वायसराय का जो पद है उसका सृजन हुआ और पहला वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं भारत सचिव की। तो देखिए भारत सचिव जो थे, प्रथम भारत सचिव जो भारत के बने वो बने थे चार्ल्स वुड। कौन बने थे, चार्ल्स वुड, जो कि एक ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री थे। उन्हें भारत में क्या बनाया गया, भारत सचिव बनाया गया। कई बार आता है भारत मुख्य सचिव, तो इसे हम एक वर्ड और भी बोल सकते हैं, भारत मुख्य सचिव। ठीक है, कई बार भारत सचिव न देकर भारत के मुख्य सचिव पूछ लिया जाता है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। भारत सचिव या भारत मुख्य सचिव या मुख्य सचिव, भारत छुप जाए तो मुख्य सचिव भी, ये सब तीनों चीजें जो हैं, तीनों वर्ड्स जो हैं वो एक ही व्यक्ति के लिए बोले जाते हैं और वो थे चार्ल्स वुड। ठीक है, प्रथम भारत सचिव, भारत के अंदर प्रथम जो सचिव बने थे वो बने थे आपके चार्ल्स वुड। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हमने बात कर ली थी कि कंपनी का शासनकाल समाप्त कर दिया गया, तो ये आधिकारिक रूप से सन 1858 के शासन अधिनियम में ही बात निकल कर आई कि कंपनी का शासनकाल अब समाप्त हो गया है, अब से क्राउन का शासन या ताज का शासन ही चलेगा। ठीक है, अब देखिए
कंपनी का शासनकाल खत्म हो गया तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नीड खत्म हो गई। इनकी आवश्यकता क्यों थी? कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी के शासन को रेगुलेट करने के लिए, नियमित और नियंत्रित करने के लिए ही बनाए गए थे ये दो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब चूंकि हम ये बात जानते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उसकी नीड और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो नीड है वो कंपनी का शासनकाल समाप्त होते ही साथ ही समाप्त हो गई, तो अब उन पदों को रखने की भी जरूरत नहीं थी, तो इसलिए इनको भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इन पदों को भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया कि भाई अब ये पद नहीं रहेंगे, ये हम भी अब पद समाप्त कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद जो एक बड़ी चीज हुई वो हुई सन 1784 का जो पिट्स एक्ट आया था। कौन सा एक्ट आया था आपका? पिट्स एक्ट आया था। उस पिट्स एक्ट में दोहरी शासन व्यवस्था के बारे में प्रावधान रखा गया था और उसके बाद दोहरी शासन व्यवस्था लागू हुई थी, उसे समाप्त कर दिया गया, उसका समापन हो गया, उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। 1784 के पिट्स एक्ट में के द्वारा जो दोहरी शासन प्रणाली या बनाई गई थी उसे व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम में समाप्त कर दिया गया? सन 1858 के भारत शासन अधिनियम में वो चीज समाप्त कर दी गई। ठीक है। ये बात हम पहले बता चुके हैं कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी इसे कहा जाता है। भारत में शासन को अच्छा बनाने के लिए इसी अधिनियम से ब्रिटिश सरकार यानी कि क्राउन भारत में एंटर हुआ। ठीक है। तो ये हमारा एक्ट हो गया सन 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है। तो ये था हमारा भारत शासन अधिनियम। अब देखिए इसमें एक चीज रह गई कि भारत जो सचिव है इसको गाइड करने के लिए या परामर्श देने के लिए इसके साथ एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का भी गठन किया गया। भाई गृह राज्य सरकार बनी, गृह सरकार बनी, तो गृह सरकार में क्या होगा? प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट। आज का अगर हम आधुनिक प्रधानमंत्री देखते हैं, आधुनिक सरकार देखते हैं, तो उसमें क्या होता है? एक प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट होती है जो उसको सलाह देती है, उसे विचार विमर्श करते हैं वो। तो भारत सचिव का पद सृजन करने के बाद किसकी आवश्यकता पड़ी? एक परिषद की, क्योंकि हमने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया था, तो हमें एक परिषद की जरूरत पड़ी और उस परिषद को नाम क्या दिया गया? भारत परिषद, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई? 15 रखी गई। 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई जिसे भारत परिषद नाम दिया गया। उसका गठन किया गया जो सलाह किसको देगी? भारत सचिव को। ठीक है। तो ये हमारे साथ इसी के साथ हमारा 1858 का भारत शासन अधिनियम यहीं पे समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं अगले अधिनियम की, भारत परिषद अधिनियम। तो देखिए इसमें क्या था? सबसे पहली बात कि प्रथम बार विधि निर्माण में भारतीयों को भागीदारी दी गई थी। सन 1861 का जो अधिनियम था उसी अधिनियम के तहत प्रथम बार विधि निर्माण में भारतीयों को भी भागीदारी लेने का मौका मिला था। ठीक है। इसके बाद इसमें जो दूसरा काम हुआ वो हुआ विकेंद्रीकरण की नीति का। विकेंद्रीकरण की शुरुआत भी इसी में हुई। केंद्रीकरण से हटकर विकेंद्रीकरण की तरफ भी हम सन 1861 के अधिनियम के तहत ही गए। विकेंद्रीकरण का मतलब यह हुआ कि उस समय तत्कालीन बंबई और मद्रास रियासतों को भी विधान परिषद और उनके गवर्नर को भी उनकी परिषद बनाकर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। क्या आप थोड़ा बहुत अपने प्रांतों में काम देख सकते हैं? प्रांत और केंद्र दोनों में विधान परिषदों का भी निर्माण किया गया। इसलिए विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत हम इस अधिनियम के तहत मान सकते हैं कि इस अधिनियम के तहत ही हुई थी। इसके बाद केंद्रीय
कार्यकारिणी। अब केंद्रीय कार्यकारिणी जो है वायसराय की परिषद थी, जो केंद्रीय परिषद थी वो वायसराय की परिषद है, तो वायसराय की केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। पहले 6 सदस्य थे, अब बढ़ाकर 12 सदस्य कर दिए गए। भारत परिषद में जो है वो 4 से संख्या बढ़ाकर एक 5वां सदस्य और जोड़ दिया गया इसकी स्थायी कार्यकारिणी विधि परिषद में। जो एक 5वां सदस्य था वो क्या होना चाहिए, विधि वेता होना चाहिए। ये भी कंपलसरी एक कंपल्शन डाल दिया गया इसमें कि वो विधि वेता ही होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद वायसराय को आपातकालीन परिस्थिति में परिषद के साथ डिस्कशन करने के बजाय खुद अध्यादेश जारी कर सकता है, जो कि हमें आज भी राष्ट्रपति के पास ये अध्यादेश है कि वो अपनी शक्ति का स्वयं उपयोग कर सकता है। तो वो शक्ति का उपयोग करना जो आज के राष्ट्रपति को मिली हुई है वो वायसराय के अध्यादेश जारी करने वाली शक्ति से ही प्रेरित कह सकते हैं हम। तो ये जो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्रदान की गई थी, ये की गई थी आपातकालीन परिस्थितियों के लिए, और ये आपातकालीन जो परिस्थितियां बनी तब आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ये कौन से अधिनियम के तहत बना, सन 1861 का भारत परिषद अधिनियम के तहत वायसराय को यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्राप्त हो गई। इसके बाद भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत, भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत और इनकम टैक्स की शुरुआत हुई, और इन दोनों का श्रेय कैनिंग को जाता है, लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि उस समय तत्कालीन समय के जो वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, इसलिए उनको जाता है इनकम टैक्स और विभागीय प्रणाली की शुरुआत करने का श्रेय हम दे सकते हैं किसको, लॉर्ड कैनिंग को। ठीक है, तो हम आगे बात करें तो आगे देखिए भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत भी इसी शासन अधिनियम के तहत मान सकते हैं। 1861 का भारत परिषद अधिनियम में भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत भी हो गई। ठीक है, तो देखिए भारत के संवैधानिक विकास कार्यक्रम में 1861 का जो अधिनियम है उसको पढ़ने का जो सबसे बड़ी बात है वो है इनकम टैक्स की शुरुआत। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बात कही गई, इसमें विकेंद्रीकरण की बात की गई है, विधि निर्माण में भारतीयों की भागीदारी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए हमें इन चीजों से देखकर ही 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम हमारे भारत के संवैधानिक विकास कार्यक्रम में अपना एक अमिट योगदान रखता है। देखिए 1861 में ही एक बात आई, जेम्स विल्सन एक व्यक्ति थे जिन्होंने बजट दिया था। जो आज हम बजट प्रस्तुत करते हैं हमारे संसद में, तो वो बजट का जो है वो जेम्स विल्सन ने दिया था सन 1860 में। सन 1860 में बजट प्रस्तुत किया था जेम्स विल्सन ने। जो हमारे आज का जो बजट चल रहा है वो उस समय से ही जारी है, सन 1860 में। तो ये 1861 अधिनियम में ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। किसने दिया था, जेम्स विल्सन ने दिया था। कब दिया था, सन 1860 में दिया था, बजट प्रस्तुत किया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इस समय सन 1861 का भारत परिषद अधिनियम समाप्त होता है। इतनी चीजें हमें इसमें पढ़नी है, इतनी चीजों का हमें इसमें ध्यान रखना है। अगले अधिनियम की 1892 का भारत परिषद अधिनियम। देखिए 2 अधिनियम पढ़ चुके हैं। 1858 में आया था प्रथम अधिनियम, उसके बाद 1861 में आया था दूसरा अधिनियम जो कि भारत परिषद अधिनियम कहलाया,
और उसके बाद 1892 का अधिनियम भी आया और उसे भी हम क्या कहते हैं, भारत परिषद अधिनियम। लेकिन ईयर ऑफ चेंज है। देखिए भारत परिषद अधिनियम 1861 और भारत परिषद अधिनियम 1892। तो हमें याद रखना होगा कि कौन से भारत परिषद अधिनियम में क्या चीज कही गई है। ठीक है, इसके ऊपर हमें जरूर ध्यान देना होगा कि किस अधिनियम में क्या बात कही गई है, क्योंकि यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कौन से अधिनियम में आई। तो देखिए अभी तक आपने अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के बारे में किसी भी अधिनियम में नहीं देखा। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ जो है उसकी शुरुआत हुई 1892 के भारत परिषद अधिनियम में। तो किसकी शुरुआत हुई? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। सबसे पहला बार जो है चुनाव के बारे में सुना, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से चुना होंगे ऐसा भारतीय जनता ने सुना। तो पहली बार 1892 का भारत परिषद अधिनियम था, जिसके अंतर्गत ये बात हमें मालूम चलती है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किया गया। ठीक है, निर्वाचन पद्धति की शुरुआत। निर्वाचन जो पद्धति है, देखिए अप्रत्यक्ष चुनाव होगा तो उस चुनाव के लिए कोई ना कोई निर्वाचन पद्धति भी रखी जाएगी। तो निर्वाचन पद्धति की भी शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई? 1892 अधिनियम के तहत। विधानमंडल या व्यवस्थापिका या कार्यपालिका, इन सभी को बजट पर वाद विवाद करने का अधिकार प्राप्त। इससे पहले बजट जो है हमने देखा था कब आया था? 1860 में आया था। तो 1860 से लेकर 1891 तक बजट हर साल ही प्रस्तुत होता होगा। ठीक है, जैसे कि हमारा होता है। लेकिन उस बजट पर व्यवस्थापिका या विधानमंडल या कार्यपालिका के सदस्यों को वाद विवाद करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। परंतु 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत विधानमंडल को भी बजट पर वाद विवाद करने का अधिकार प्राप्त हो गया। इसलिए क्योंकि अब देखिए विधानमंडल पर अधिकार मिल गया हमको कि विधानमंडल भी क्या कर सकता है, बजट पे वाद विवाद कर सकता है। निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हो गई, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली हो गई, इसलिए इसे आंशिक रूप से संसदीय व्यवस्था की शुरुआत कहा जाता है। इस ही अधिनियम को भारत में आंशिक रूप से संसदीय व्यवस्था की शुरुआत भी कहा जाता है। और इसे कहने वाले थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसे कहने वाले थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्होंने इस अधिनियम को भारत में संसदीय व्यवस्था की शुरुआत माना है। ठीक है, तो ये छोटा सा एक्ट हमारा था 1892 का भारत परिषद अधिनियम। देखिए इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इसमें ही हमें चुनाव प्रणाली के बारे में पता चला, निर्वाचन पद्धति के बारे में पता चला और संसदीय व्यवस्था की शुरुआत भी इसी को कहा जाता है, इसलिए भी हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट था। इसलिए 1892 के जो भारत परिषद अधिनियम है उसमें निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई। मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कौन से एक्ट के तहत हुई? 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस एक्ट के तहत हुआ? तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम। आंशिक रूप से संसदीय व्यवस्था की शुरुआत कौन से एक्ट को कहा जाता है या किस एक्ट में कही जाती है? तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम। विधानमंडल के सदस्यों को या ये सिर्फ विधानमंडल कह सकते हैं इसको, तो विधानमंडल को बजट पर वाद विवाद करने का अधिकार
कौन से अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ? तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत विधानमंडल को बजट पर वाद विवाद का अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये थी हमारी बात। और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने क्या कहा? इसे संसदीय व्यवस्था की भारत में शुरुआत कहा। ठीक है, तो इतना सा हमें अधिनियम के बारे में समझना था। तो ये अधिनियम हमारा पूरा होता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अब हम बात करते हैं हमारे 1909 के भारत परिषद अधिनियम की। देखिए 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है उससे पहले कौन सा आया था? 1892 का आया था, अभी हमने पढ़ा था 1892। अब आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। अब देखिए इसमें क्या था? इस समय मोर्ले जो थे वो थे भारत सचिव, ठीक है, और मिंटो जो थे, लॉर्ड मिंटो, ये थे वॉयसराय। ठीक है, तो मोर्ले जो थे वो भारत सचिव थे और मिंटो जो थे वो वॉयसराय थे भारत के उस समय, तत्कालीन समय 1909 में। तो जब भारत परिषद अधिनियम आया तो इसे मोर्ले मिंटो सुधार एक्ट भी बोला जाता है। जो कि मोर्ले थे भारत सचिव और मिंटो क्या थे? वॉयसराय तत्कालीन समय के। तो इसलिए इस एक्ट को मोर्ले मिंटो सुधार एक्ट भी बोल दिया जाता है। अब देखिए इसमें हुआ क्या? सबसे पहली बात जो इसमें हुई और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इसलिए ये है कि इसमें क्या हुआ? सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई। सांप्रदायिक रूप से निर्वाचन की शुरुआत हुई। इससे पहले अभी तक कहीं भी सांप्रदायिकता के बारे में बात नहीं हुई थी। 1909 का मोर्ले मिंटो सुधार एक्ट कह सकते हैं या भारत परिषद अधिनियम कह सकते हैं, दोनों में से कोई भी नाम आ सकते हैं आपके एग्जाम में। और पूछा जा सकता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत किस एक्ट के द्वारा की गई? तो सांप्रदायिक जो निर्वाचन की शुरुआत हुई वो हुई 1909 के भारत परिषद अधिनियम या मोर्ले मिंटो सुधार एक्ट के अंतर्गत हुई। इसलिए इस एक्ट को भारत के नजर से देखा जाए तो फूट डालो और राज करो नीति वाला अधिनियम भी कहते हैं, जहां से अंग्रेजों ने शुरुआत की मुस्लिम और हिंदू एकता को तोड़कर राज करने की। वो था एक्ट 1909। इसलिए से फूट डालो राज करो नीति वाला अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है, तो सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई मुसलमानों के लिए। अब देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब ये नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सभी के लिए अलग अलग निर्वाचन की अलग व्यवस्था कर दी कि भैया सांप्रदायिक रूप से इतने ईसाई लड़ेंगे, इतने मुसलमान लड़ेंगे, इतने वो लड़ेंगे। तो इससे क्या हुआ? सांप्रदायिकता का उदय हुआ। ठीक है, पहले सब एक साथ मिलते थे, अब सबको पता है कि मेरा चुनाव क्षेत्र है, मुझे उससे क्या मतलब। धीरे धीरे ये वाली भावना आ गई और यही हुआ कि मुसलमानों के लिए क्या हुआ? पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर दी गई कि जो मुसलमान है उनके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। अब देखिए जब पृथक निर्वाचन क्षेत्र हो गया कि केवल मुसलमान ही वहां लड़ेंगे तो उन्हें हिंदुओं से मतलब नहीं, मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र हो गया, उन्हें जाना नहीं है किसी के पास। तो इससे भाईचारा क्या हुआ? समाप्त हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ? भाईचारा समाप्त हुआ हिंदू मुसलमानों का। और यही इसलिए इस एक्ट को कहा जाता है कि फूट डालो और राज करो नीति के तहत वाला अधिनियम। ठीक है, मोर्ले और मिंटो, इसलिए मोर्ले मिंटो को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का जनक कहा जाता है। कि भारत में जो सांप्रदायिक निर्वाचन है उसका जनक जो हुए वो कौन हुए? मोर्ले और मिंटो। मोर्ले तत्कालीन समय के भारत सचिव और मिंटो तत्कालीन समय के वॉयसराय। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण चीज हुई वो ये हुई कि भारत में पहली बार जो भारत परिषद है उसमें
2 भारतीयों की नियुक्ति हुई। पहली बार भारतीय परिषद में भारतीयों को नियुक्ति मिली और वो 2 भारतीय जिनको सर्वप्रथम नियुक्ति मिली वो थे केसी गुप्ता और सैयद हुसैन। ये 2 मेंबर्स थे जिन्हें पहली बार भारत परिषद में नियुक्ति दी गई। या यूं कहिए कि भारतीयों की यहां से शुरुआत होती है नियुक्तियों की भारत परिषद में। ठीक है, ऐसा ही कुछ हुआ कार्यकारिणी परिषद जो कि वायसराय की थी। पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भी एक भारतीय की नियुक्ति की गई और वो भारतीय जो थे वो थे सत्येंद्रनाथ सिन्हा, जिनकी नियुक्ति की गई कार्यकारिणी परिषद किसकी, वायसराय। तो इस तरह से ये था हमारा 1909 का भारत परिषद अधिनियम या मोर्ले-मिंटो सुधार एक्ट। बेसिकली सुधार एक्ट न होकर एक तरह से सांप्रदायिक व्यवस्था का जनक एक्ट कह सकते हैं इसे। और सांप्रदायिकता की शुरुआत जो भारत में हुई, जो आज भी हम देखने को मिलती है सांप्रदायिकता, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये कास्ट वो कास्ट, तो इस तरह का जो उदय करने वाले थे वो थे मोर्ले-मिंटो। और वो एक्ट जो है सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत जो है वो 1909 के इसी एक्ट के तहत की गई। आइए अब हम बात करते हैं हमारे अगले एक्ट की, जो कि है 1919 का भारत परिषद अधिनियम। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। जिस समय तत्कालीन समय के भारत सचिव मॉन्टेग्यू थे और वायसराय जो थे वो चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, इसलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का एक्ट भी कहा जाता है। देखिए 1919 का एक्ट में बहुत सारी चीजें हुई और सारी की सारी अधिकतर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और हमको उन्हें थोड़ा सा समझना भी चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात जो हुई वही 1909 के जो एक्ट में आया था चीज, उससे थोड़ा सा एडवांसमेंट हो गया। 1909 के एक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि सांप्रदायिक जो चुनाव निर्वाचन प्रणाली है, चुनाव प्रणाली है, उसको जोड़ा गया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। अब क्या किया गया 1919 के इस एक्ट में, उसे बढ़ा दिया गया। ठीक है, मतलब उसका विस्तार कर दिया गया। अब विस्तार का मतलब यह हुआ कि अगर मुसलमानों को दे चुके हैं तो अब बचे कौन थे उस समय, तो जो बच गए थे उन लोगों का यहां पर विस्तार किया गया, उन लोगों को जोड़ा गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का क्या कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पहले से मुसलमानों को दिया गया था चुनाव में, अब जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है वो सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, यूरोपियन लोगों के लिए, जो यूरोप के लोग थे जो इंडिया में आ रहे थे उनके लिए, और एंग्लो इंडियन इन लोगों के लिए भी अब प्रतिनिधित्व दे दिया गया निर्वाचन में। ठीक है, दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ वो हुआ आंशिक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ। मतलब इससे पहले क्या था, अप्रत्यक्ष का चुनाव, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली आई थी, अब आ गई प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में क्या था, जनता भाग नहीं ले रही थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब क्या है कि जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुने। तो अब यहां पर 1919 में क्या हो गया, आंशिक रूप से, मतलब जनता की भागीदारी की शुरुआत की गई। यही कह सकते हैं कि आंशिक रूप इसलिए बोला गया है कि यहां पे जनता की भागीदारी की शुरुआत की गई। इसलिए सभी पूरी जनता नहीं, कुछ स्थानों में जनता की भागीदारी हुई, इसलिए आंशिक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का यहां पे हमारा प्रारंभ हो गया। ठीक है, अब देखिए इस आंशिक जो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली आई, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, इसमें महिलाओं को, देखिए महिलाओं को मत देने का अधिकार भी दे दिया गया। सीमित क्षेत्रों में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार मिल गया कि भाई महिलाएं भी अब क्या कर सकती हैं, अपना मत दे सकती हैं, ये अधिकार मिल गया उन्हें। ठीक है, इसके बाद जो चीज महत्वपूर्ण जुड़ी वो जोड़ी गई प्रस्तावना। पहली बार प्रस्तावना का कंसेप्ट
भारत में इंट्रोड्यूस हुआ, भारत में आया, और वो आया 1919 के भारत परिषद अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत। क्या एक बात कही गई इसमें कि पहली बार प्रस्तावना जोड़ी गई तथा भारत को ब्रिटेन का अखंड भाग बोला गया और कहा गया कि अब भारत जो है वो ब्रिटेन का अखंड भाग बना रहेगा। ठीक है, तो 1919 में क्या बोला गया कि भारत क्या है, ब्रिटेन का अखंड भाग है। यह प्रस्तावना जोड़ी गई। ठीक है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार पूछा जाता है कि प्रस्तावना कब जोड़ी गई, जब भारत को ब्रिटेन का अखंड भाग बोला गया। तो कौन सा एक्ट है, 1919 का भारत परिषद अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है, इसके बाद देखिए जो इसमें बात हुई वो हुई कि पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक या द्विसदनीय व्यवस्थापिका का प्रारंभ हुआ, या यूं कहिए कि व्यवस्थापिका जो है वो दो सदनात्मक हो गई। एक सदन निम्न सदन और एक सदन उच्च सदन बनाया गया। निम्न सदन को विधानसभा कहा गया और उच्च सदन को राज्यसभा कहा गया, राज्यों की सभा। ठीक है, विधानसभा में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आते थे, 3 वर्ष उनका कार्यकाल रहा गया। राज्यसभा में जो है वो राज्यों से प्रतिनिधि आते थे और उनका वर्ष जो है 5 वर्ष कार्यकाल रखा गया। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 60 रखी गई और विधानसभा में सदस्यों की संख्या 144 रखी गई। ठीक है, अब देखिए पहली बार जब केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का प्रारंभ हुआ तो ऐसा ही क्या हुआ, अब आप देख सकते हैं द्वैत शासन की एक नींव बन गई। तो अब देखिए द्वैत शासन की नींव पहले पड़ चुकी थी केंद्र में। ठीक है, अब प्रांतों में भी, राज्य में भी द्वैत शासन शुरू कर दिया गया। तो 1919 के भारत परिषद अधिनियम में प्रांतों या यूं कहिए राज्यों में द्वैत शासन की शुरुआत हो गई और इसके जनक जो बोला जाता है वो बोला जाता है लायोनेल कार्टिस को। लायोनेल कार्टिस को इसका जनक बोला जाता है कि जो जनक है प्रांतों में द्वैत शासन के वो लायोनेल कार्टिस है। ठीक है, इसके बाद प्रांतों और राज्यों के लिए, प्रांतों या राज्यों के लिए तथा केंद्र के लिए अलग अलग बजट की शुरुआत की गई। केंद्र में अलग बजट प्रस्तुत होगा, राज्य या कई प्रांत अपने अलग बजट को प्रस्तुत कर सकते हैं। और आज हम देख रहे हैं तत्कालीन समय में भी, हमारे समय में भी आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि राज्यों के लिए अलग बजट प्रस्तुत होता है अपने कार्यों को समीक्षा करने के लिए और केंद्र अपना अलग से बजट प्रस्तुत करता है विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में। ठीक है, तो ये नींव कहां से पड़ी, 1919 के भारत परिषद अधिनियम से, कि केंद्र और राज्य जो है उनमें क्या हो गया, अलग अलग बजट प्रस्तुत करने का प्रावधान शुरू हो गया कि वे अपना अलग अलग बजट आप बनाकर प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो अन्य दो महत्वपूर्ण कार्य हुए वो हुए कि भारत सचिव द्वारा, उस समय भारत सचिव कौन है, मॉन्टेग्यू, तो उन्होंने क्या किया, उनके द्वारा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति या यूं कहिए कैग की नियुक्ति का प्रावधान, कैग का प्रावधान आ गया। जो आज हम देख रहे हैं हमारे महालेखाधिकारी कैग, जो हम आज सुनते हैं, जो ब्यौरा रखता है पूरे बजट का, पूरे लेखों का, हर कंपनी का, हर सेक्टर्स का लेखा जो देखते हैं, वो कैग जो है उसका प्रावधान कब आया, 1919 के भारत परिषद अधिनियम में ही शुरुआत हुई। यूपीएससी की स्थापना का प्रावधान, लोक सेवा आयोग, यूपीएससी लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान भी कौन से एक्ट में देखने को मिला है हमें, 1919 का भारत परिषद अधिनियम। तो ये था हमारा पूरा का पूरा भारत परिषद अधिनियम सन 1919। सन 1919 का ये भारत परिषद अधिनियम है और इसमें ये सारी की सारी चीजें हैं
और वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये एक भी हमें छोड़नी नहीं है। हमें ये सारी चीजें याद रखनी है, इसलिए इसे डायग्रामेटिकली मैंने आपको बताया है। अब की बार जितने भी हम क्राउन के शासनकाल में पढ़ रहे हैं अपने अधिनियमों को, उन अधिनियमों को हमने इसलिए ही ऐसा पढ़ा है क्योंकि उन अधिनियमों को पढ़ने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, उनमें ज्यादा से ज्यादा चीजें हुई हैं और उनका हमारे भारत के संवैधानिक विकास में बहुत ज्यादा योगदान है। इसलिए इस तरह से डायग्रामेटिकली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इस डायग्राम को जरूर याद रखें, 1990 का भारत परिषद अधिनियम। आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं और इसके स्नैपशॉट को बार बार रीड भी कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें प्रांतों में भी विषयों का बंटवारा कर दिया गया। प्रांतों में भी विषयों का क्या कर दिया गया? बंटवारा कर दिया गया। प्रांतीय विषय को दो भागों में, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषयों में बांट दिया गया। ठीक है, तो यहां पे दो भाग कर दिए गए प्रांतीय विषयों के, आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय जो है वो गवर्नर उन पे डिसीजन लेता था, परंतु गवर्नर इसमें कार्यकारिणी परिषद की सलाह मशवरा लिया करता था। या यूं कहिए कि आरक्षित विषयों में गवर्नर जो है वो कार्यकारिणी परिषद की सलाह लेकर ही निर्णय लिया करता था। हस्तांतरित विषयों के लिए गवर्नर जो है वो मंत्रियों की सलाह लेता था। अब देखिए, मंत्री जो है वो भी हमारे पास क्या है? अब देखिए, एक तो परिषद है और एक मंत्री है। ठीक है, परिषद पूरी है और मंत्री क्या है? जो लिमिटेड लोग, जो मंत्री आपने बनाया अपने समय, जो आपकी केंद्र और राज्य की संगठनात्मक व्यवस्था हो गई, विधानसभा हो गई, ये मंत्री परिषद जो बने, मंत्री बने, तो इन मंत्रियों से मंत्रणा कर इन विषयों के ऊपर अपना खुद का डिसीजन लिया करता था, देखता था पहले सारे विषयों को और उसके बाद मंत्रियों की सलाह पर हस्तांतरित विषयों के बारे में अपने निर्णय को लिया करता था गवर्नर। इस तरह से प्रांतीय विषय दो भागों में विभक्त कर दिए गए। ये भी 1919 के ही भारत परिषद अधिनियम का एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि विषयों की शुरुआत कब हुई, दो भागों में विषय का बंटवारा कब हुआ, आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषयों का कंसेप्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ। तो वो कौन से अधिनियम से हुआ था? 1919 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। ठीक है, तो ये था हमारा भारत परिषद अधिनियम सन 1919। अब आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहे तो देख, और अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये था हमारा 1919 का भारत परिषद अधिनियम। आइए अब हम बात करते हैं सन 1935 का भारत परिषद अधिनियम, या यूं कहिए भारत शासन अधिनियम। देखिए, अब यहां शासन वर्ड इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि इसी एक्ट के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया, भारत परिषद की समाप्ति कर दी गई। सन 1935 के इस एक्ट में भारत परिषद का समापन कर दिया गया और यही सबसे बड़ा एक्ट भी था। अब तक जितने भी एक्ट आए उनमें सबसे ज्यादा बड़ा, क्योंकि इसमें जो बातें कही गई थी उनको विस्तारित रूप से बताया गया था, सबसे बड़ा एक्ट था और इसी का सबसे ज्यादा इंपैक्ट भी भारत के संविधान में देखने को मिलता है। 75% जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान के 100% जो हमारा संविधान है उसमें से 75% भाग इस ही एक्ट का जो है वो प्रभाव देखने को मिलता है हमारे भारतीय संविधान में। जो इस समय हमारा भारतीय संविधान है, उस भारतीय संविधान में 1935 के इसी एक्ट का 75% भाग महत्व रखता है। मतलब हमारे संविधान का 100% जो है उसमें जो 75% भाग जो है वो 1935 के एक्ट का प्रभाव ही मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हुआ।
सबसे पहली बात कि भारत परिषद का क्या कर दिया गया, समापन कर दिया गया, समाप्त कर दी गई भारत परिषद। अब भारत परिषद अगर समाप्त कर दी गई तो इसका मतलब ये हुआ, क्यों समाप्त कर दी गई, वो इसलिए समाप्त कर दी गई क्योंकि भारत जो परिषद है उसमें जो अध्यक्ष था भारत सचिव, वो क्या कर रहा था, ब्रिटेन का ही प्रतिनिधित्व कहां कर रहा था, भारत में कर रहा था। ठीक है, अब चूंकि हमने एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान इस एक्ट में आ गया था, जिसकी स्थापना 2 साल बाद 1937 में हुई, स्थापना हुई तो 1937 में सन, लेकिन संघीय न्यायपालिका का जो प्रावधान है वो सन 1935 के इसी अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम में आ गया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान, तो सन 1935 के भारत परिषद अधिनियम में, और स्थापना तो सन 1937 में, ये याद जरूर रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ कि जब न्यायालय का आपका यहाँ पे प्रादुर्भाव हो गया तो भारत सचिव भी क्या करता था, न्याय की चीजों को तो देखता था, सारे काम करता था, सारे काम देखता था। हमने जब केंद्र में देखिए, और इसके समाप्त होने के जो रीजन रहे वो बता रहे हैं आपको, केंद्र में द्वैत शासन लागू करने का प्रावधान हो गया था, केंद्र में ही द्वैत शासन की संकल्पना का प्रावधान कर दिया गया था। इसलिए इसी समय में भारत परिषद की महत्ता समाप्त हो गई थी, खत्म सी मान लीजिए, खत्म सी हो गई थी, इसलिए भारत परिषद का समाप्त कर दिया गया। केंद्र में द्वैत शासन लागू करने का प्रावधान भी कौन से एक्ट से मिल रहा है हमें, सन 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। प्रांतों में द्वैत शासन जो चालू हुआ था 1919 के एक्ट में, वो यहाँ पे आकर समाप्त कर दिया गया। अब सन 1935 के एक्ट में क्या कहा गया है कि प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया जाए। तो 1935 के एक्ट में हमने क्या देखा कि द्वैत शासन प्रांतों में समाप्त कर दिया गया। एक संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया। एक संघात्मक सरकार जिसमें प्रांत और रियासतें मिलकर एक अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान रखा गया कि अब जो राज्य, जो प्रांत, उस समय देखिए 6 प्रांत जो थे लगभग, वो भारत के ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्से में थे, उन प्रांतों को और जो देशी रियासतें थी उन सबको मिलाकर एक अखिल भारतीय महासंघ की संकल्पना रखी गई कि आप जो जो रियासतें मिलना चाहें इस महासंघ में वो मिल सकती हैं। तो जिन रियासतों ने स्वेच्छा से मिलना चाहा उन सबको मिलाकर एक संकल्पना बना दी गई अखिल भारतीय महासंघ की। लेकिन ये सिर्फ कागजों में रहा, मूलभूत रूप से ये लागू नहीं हो पाया। कुछ रीजन रहे जिनकी वजह से शायद लागू नहीं हो पाया, लेकिन एक संकल्पना अच्छी गई। इसी की संकल्पना पर आज देख रहे हैं संघात्मक सरकार हमारी, तो इसकी शुरुआत इसी एक्ट में हुई थी। आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो भी इसी एक्ट के द्वारा हुई। ठीक है, दूसरी बात, मताधिकार का विस्तार कर दिया गया। अब 10% से ज्यादा भागीदारी करी गई जनता की, तो मताधिकार में क्या कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये किसमें है, 1935 के भारत शासन अधिनियम में। अब देखिए इसमें क्या हुआ, अवशिष्ट शक्तियां जो थी वो सारी की सारी किसको दे दी गई, वायसराय को दे दी गई। अब अवशिष्ट शक्तियां किसके हाथ में चली गई, वायसराय के हाथ में चली गई। ठीक है, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें चीज हुई, जो आज भी हम देख रहे हैं, शक्तियां, सूचियां हम जो पढ़ते हैं, 3 तरह की सूचियां हैं हमारे, संघ सूची या केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसकी जो संकल्पना है, इसका जो प्रावधान आया वो सन 1935 के भारत परिषद या भारत शासन अधिनियम के तहत आया। और इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि शक्तियों का सब विभाजन कर दिया जाए, केंद्र शक्तियां, राज्य शक्तियां और राज्य सूची और समवर्ती सूची में शक्तियों को बंटवारा कर दिया जाए। केंद्र के पास जो विषय रखे गए वो 59 विषय थे, 59 विषय केंद्र सूची में रखे गए या संघ सूची कह सकते हैं, उसमें रखे गए।
राज्य सूची में जो विषय रखे गए वो 54 विषय रखे गए, 54 विषय रखे गए, और रिमेनिंग बचे हुए 36 विषय समवर्ती सूची में रखे गए। ठीक है, तो इस तरह से शक्तियों का विभाजन भी जो शुरुआत हुई, शक्तियों का विभाजन करने की, सूचियों का निर्माण का जो हम देखते हैं, जो हमारे मूल संविधान में भी है, हम देखते हैं इन विषयों को। और उस चीज की शुरुआत कहां से देखी गई है? सन 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। तो ये पूरा का पूरा जो है ये हमारा सन 1935 का भारत शासन अधिनियम है, जिसका की प्रभाव हमारे भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा पड़ा है। ये सबसे बड़ा था और सबसे अंतिम भी कह सकते हैं। भारत परिषद भारत शासन अधिनियम के तहत सबसे अंतिम एक्ट भी यही है, क्योंकि इसके बाद जो एक्ट आएगा सन 1947 का, वो स्वतंत्रता के लिए एक्ट है। वो कोई एक्ट ऐसा नहीं है कि जो बनाया गया है कि उसका कुछ प्रभाव हमारे, वो स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट है कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, ये इसके प्रावधान रखे जाएंगे, इतना इतना इसको टाइम दिया जाएगा कि इस टाइम में अपना संविधान बना ले। संविधान सभा, जब तक संविधान बन के तैयार नहीं होता, संविधान सभा ही मूल रूप से पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो ये चीजें उसमें रखी गई। तो सबसे बड़ा और सबसे अंतिम एक्ट अगर हम कह सकते हैं जो क्राउन के शासन में अधिनियमों में आया है और जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा भारतीय संविधान पर है, वो है सन 1935 का भारत परिषद अधिनियम। इसी डायग्राम, ऐसे ही डायग्राम से आप देखिए, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, आप इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इन्हीं तरीके से जो लिखे गए हैं, इसी तरीके से आप भी इनको याद रखिए डायग्राम बनाकर, और नहीं बना पाए तो स्नैपशॉट ले लीजिए। इन्हीं डायग्रामों से आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी कि सन 1935 में भारत शासन अधिनियम में कौन कौन सी चीजें हुई थी। ठीक है, तो यहां पर हमारा आज समाप्त होता है भारत शासन अधिनियम 1935 एक्ट। और अब हमारे पास एक अंतिम एक्ट बचा है सन 1947 का, जिसको हम पढ़कर हमारे जो एक्ट्स थे, जिनका हम पहले पार्ट बना चुके थे कंपनी के शासनकाल में बने हुए, और ये दूसरा पार्ट जिसका कि नाम था क्राउन के शासनकाल में अधिनियमों की व्याख्या हम कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास दो पार्ट्स में हम अपने वीडियो को हम बना चुके हैं। पहला वीडियो हमने पार्ट 1 के रूप में पहले बना चुके थे, अब ये सेकंड बन रहा है और इसकी भी आज पूरा हो जाएगा अब ये, क्योंकि हमारे पास एक एक्ट बचा है। उस एक्ट के बाद हम हमारा भाग 1 कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हमने कहा था एक्ट या भारत के संवैधानिक विकास कालक्रम को समझाना। जो भाग 1 का हमारा मकसद था वो सन 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के साथ समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास भाग 2 रहेगा, जिसमें हम संविधान सभा, संविधान निर्मात्री सभा के बारे में पढ़ेंगे, प्रारूप समिति के बारे में पढ़ेंगे, उनमें और क्या क्या चीजें हुई, कितने वाचन हुए संविधान के, क्या हुआ, ये सब पढ़ेंगे। और उसके बाद हम आगे भागों पर जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो अब ये एक समझ में आया आपको। देखिए, कोई भी क्वेरी आपकी हो, ऐसा नहीं है कि भाई हमने वीडियो बना दिए, हमने आपको दे दिए और YouTube पर आप इन्हें देख रहे हैं, तो इनसे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि हमें कुछ पूछना है या कुछ जानना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, हमें आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स के लिए हमेशा तैयार हैं। कुछ अच्छे रिव्यूज आप हमें दे सकते हैं, और हम क्या इंप्लीमेंट करें और क्या हम चीजें इसमें डाल सकते हैं, कैसे आपको और अच्छा इंटरेक्टिव बना सकते हैं, तो आप अपने सुझाव भी हमको दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे, हो सकता है किसी नीडी पर्सन के पास ये इंफॉर्मेशन भी पहुंचे और जिसको जरूरत है वो भी आसानी से इसमें गेट कर सके इन चीजों को। मेरी आशा यही है कि आप लोग इनसे ज्यादा सीखिए। हमारे वीडियो लेक्चर्स में जितनी भी नॉलेज आप गेन कर सकते हैं उतनी गेन कीजिए। कुछ आपके सुझाव हमें आप देना चाहें तो आप भी हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एक्ट की तरफ, सन 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम की तरफ। ठीक है, आप लेना चाहते हैं स्नैपशॉट ले सकते हैं इसका।
आइए अब हम बात करते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम सन 1947। ठीक है, ये लास्ट एक्ट है। एक्ट्स जो हम पढ़ रहे थे भाग पहला, 4 भागों में हम भारतीय संविधान को पढ़ने वाले थे, इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट को, और उसके भाग 1 का ये सबसे अंतिम एक्ट है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए भारत स्वतंत्रता अधिनियम सन 1947। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसमें हुई वो हुई कि माउंटबेटन जो उस तत्कालीन समय के वायसराय बन के आए थे, उनकी एक योजना बनी और उनकी योजना भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्रों के रूप में आ गई। ठीक है, तो देखिए क्या है, माउंटबेटन की योजना हुई विभाजन योजना। विभाजन योजना के तहत क्या हुआ, 2 राष्ट्र भारत तथा पाकिस्तान का प्रादुर्भाव हो गया। भारत और पाकिस्तान नामक 2 राष्ट्र बना दिए गए। ठीक है, कि ये 2 राष्ट्र बन जाएंगे, एक प्रावधान रखा गया। भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, हम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम पाकिस्तान में नहीं रह रहे, हम इंडिया में रह रहे हैं, तो हम इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो जो भारत है उसे स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया गया। स्वयं की सरकार, स्वयं का प्रतिनिधित्व, संप्रभु। ठीक है, केंद्र व राज्यों में उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। जनता के प्रति उत्तरदायी रहेंगे, जनता के लिए सेवा कार्य करेंगे। जैसा कि हमारे भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के रूप में मूल संविधान में भी ये वर्ड जोड़ा गया। तो केंद्र व राज्यों में क्या हुआ, उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। ठीक है, जिन्हें हम अंतरिम सरकार के नाम से पढ़ेंगे। जो अंतरिम सरकार बनी थी उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, वायसराय का जो पद था, अब देखिए माउंटबेटन आए थे, वायसराय बन के आए थे, लेकिन चूंकि वायसराय क्या था, ब्रिटेन के संसद का एक मुलाजिम था जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था। अब चूंकि भारत को स्वतंत्र और संप्रभु घोषित कर दिया गया है, तो अब वायसराय की नीड खत्म हो गई क्योंकि अब ब्रिटेन का कोई शासन नहीं है। तो वापस से इस पद को समाप्त कर पुनः इस पद की शुरुआत कर दी गई गवर्नर जनरल की, कि भैया भारत का जो प्रतिनिधि होगा, जो अध्यक्ष होगा, वो गवर्नर जनरल कहलाएगा। ठीक है, तो गवर्नर जनरल की शुरुआत हुई। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल उस समय तत्कालीन समय में कौन बना, स्वतंत्र भारत का कौन बना, सी राजागोपालाचारी, जो प्रथम थे स्वतंत्र भारत के। लेकिन उस समय इस भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत कौन बन गया गवर्नर जनरल, माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन बन गए। ठीक है, भारत और पाकिस्तान को अब अधिकार दे दिया गया कि भाई आप राष्ट्रमंडल में रहे तो आपकी मर्जी है, राष्ट्रमंडल में ना रहे तो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप राष्ट्रमंडल में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। क्यों, क्योंकि अब दोनों राष्ट्र स्वतंत्र हो गए थे और राष्ट्रमंडल किसका संघ है, ब्रिटेन के द्वारा शासित राज्यों का संघ था। आज भी आप जानते हैं कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है खेल में। अब देखते हैं राष्ट्रमंडल खेल हमारे भारत में हुए तो 2010 में हुए थे, तो हम जानते हैं कि राष्ट्रमंडल का जो है सदस्य है भारत भी। ठीक है, अलग होने का अधिकार है उनको, जब चाहे जब अलग हो सकते हैं, लेकिन अलग अभी नहीं हुए। ठीक है, संविधान सभा को आप देखिए, जब संविधान बनाने का काम 1946 से दे दिया गया था, 1947 में भारत आजाद हो जाता है, अंतरिम सरकार बना दी गई है, लेकिन अभी फुल फ्लैश संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ है कि कैसे शासन करना है, कैसे नहीं करना है। तो उसका निर्धारण कौन करेगा, संविधान सभा करेगी। तो संविधान सभा को अधिकार दिए गए कि भाई आप संविधान तो बनाए, साथ में विधायी शक्तियां भी, व्यवस्थापिका की शक्तियां भी आप अपने पास रख लें। और यही है कि संविधान सभा ने इसी वजह से एक अंतरिम सरकार का गठन भी हुआ था। ठीक है, कि भाई सरकार का काम हम देखेंगे तो संविधान कब लिखेंगे, तो उन्होंने एक अंतरिम सरकार बनाकर रख दी थी। तो संविधान सभा के पास 2 दोहरे कार्य दे दिए गए थे कि संविधान का निर्माण और विधायी
कार्य भी, ये दोनों कार्य सन 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत संविधान सभा को सौंप दिए गए थे। तो ये था हमारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम सन 1947। ठीक है, एक बार स्नैपशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, मैं हट जाता हूं। ठीक है, तो आज हम यहां पे समाप्त करते हैं हमारे इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट का भाग 1। इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट का भाग 1 आज हम यहां समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो दी गई इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए सटीक साबित हो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी साबित हो और आप उसका बहुतायत यूज कर अपने कंपटीशन पेपर को अच्छे से अच्छा करके आए। इसी शुभकामना के साथ आज का हमारा भाग 2 हम यही समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई नॉलेज समझ में आई होगी। ठीक है, ओके, नमस्कार।